तो पूछा जा सकता है कि परमार वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु दीपावली के दिन या फिर बग्वाल के दिन हुई थी, तो उसका आंसर होगा उपेंद्र शाह। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं पीआर के स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। आज हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो हमने लास्ट शासक पढ़ा था फतेहपति शाह को, आज हम पढ़ेंगे उपेंद्र शाह। तो फतेहपति शाह को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फतेहपति शाह गढ़वाल में एक बहुत ही अच्छे शासक हुए हैं, पराक्रमी शासक हुए हैं। इसीलिए फतेहपति शाह के काल को पंवार वंश का स्वर्णिम काल कहा गया है। पंवार वंश का स्वर्णिम काल कहा गया है। उसके अलावा अगर हम देखें पूरे परमार वंश या पंवार वंश के शासकों को देखें तो हम इन्हें तीसरा महान शासक कह सकते हैं। पहला हो गया अजयपाल, दूसरा हो गया मानशाह और तीसरा हो गए फतेहपति शाह। फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में गुरु गोविंद सिंह आए थे। गुरु गोविंद सिंह का फतेहपति शाह के साथ एक युद्ध हुआ था जिसको भंगाजी या फिर भंगाणी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अपनी जो आत्मकथा है विचित्र नाटक या फिर विचित्र बेला, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। उसके अलावा फतेहपति शाह के कार्यकाल में ही गुरु राम राय देहरादून आए थे और फिर वहाँ पर उन्होंने गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था, जिसके लिए फतेहपति शाह द्वारा उन्हें 3 गांव दान में दिए गए थे। खुड़बुड़ा, चामासारी और राजपुर, वो 3 गांव थे जो उनको दान में दिए गए थे। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने लास्ट टाइम में फतेहपति शाह में डिस्कस कर लिए थे। और उसके अलावा फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा गया है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास को हम उपेंद्र शाह से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उपेंद्र शाह जो थे इनके बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, बस 2 या 3 लाइन है। पहली बात, जो उपेंद्र शाह थे वो फतेहपति के पुत्र थे। फतेहपति शाह की मृत्यु के बाद उपेंद्र शाह को शासक बनाया गया था। और उसके अलावा इनके बारे में दूसरा, और जो हम कह सकते हैं इन दोनों में से जो मेन फैक्ट है वो ये कि उपेंद्र शाह की मृत्यु बग्वाल के दिन हुई थी। अब बग्वाल को हम दिवाली भी कह सकते हैं या दीपावली कह सकते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली को बग्वाल कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि परमार वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु दीपावली के दिन या फिर बग्वाल के दिन हुई थी, तो उसका आंसर होगा उपेंद्र शाह। अब जो अगला शासक बनते हैं उपेंद्र शाह के बाद वो हैं प्रदीप शाह। 1717 से 1773 तक ये राजगद्दी पर बने रहते हैं। जो प्रदीप शाह थे, प्रदीप शाह के पिता का नाम था फतेहपति शाह। फतेहपति शाह मतलब कि जो प्रदीप शाह थे और उपेंद्र शाह थे, ये दोनों के दोनों भाई थे। अब क्योंकि उपेंद्र शाह की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद प्रदीप शाह को अगला शासक बनाया जाता है। तो प्रदीप शाह और फतेहपति, इनके पिता के बीच में एक सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी ये थी कि जब फतेहपति शासक बनते हैं तो ये अल्पवयस्क होते हैं, जिसके कारण इनकी जो संरक्षिका होती है वो राजमाता कटौची होती है। उसी तरह जब प्रदीप शाह को शासक बनाया जाता है, ये भी अल्पवयस्क होते हैं, इसलिए इनकी संरक्षिका के रूप में राजमाता कनक देवी, या फिर कई जगह इनका नाम जिया कनक देवी भी मिलेगा। तो प्रदीप शाह के टाइम पीरियड में जब ये शासक बन जाते हैं, तब से इनके हम कह सकते हैं राज्य में आंतरिक कलह होना स्टार्ट हो गया था। जो जैसे कि हमने चंदवंश में पढ़ा था कि वहाँ पर मेहरा और फर्तियाल ऊंची जाति के लोग थे, तो वो अक्सर राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। वैसे ही यहाँ पर 2 जाति के लोगों का वर्चस्व था गढ़वाल में। पहला डोभाल, दूसरा खंडूड़ी। तो प्रदीप शाह के टाइम पीरियड में इनका वर्चस्व बढ़ गया, ये राजा को परेशान करने लगे। तो यहाँ ये सब कुछ चल रहा था गढ़वाल में। और कुमाऊं में जब गढ़वाल में प्रदीप शाह शासन कर रहे थे, कुमाऊं में शासन कर रहे थे चंदवंश के शासक कल्याण चंद। अब कल्याण चंद जो थे, इन पर आक्रमण हो जाता है रोहिलों का।
अब रोहिला किसे कहा जाता है? उस टाइम पर यूपी में एक रियासत थी जिसका नाम था रोहिलखंड। तो वहाँ के लोगों का कल्याण चंद पर आक्रमण हो जाता है। अब कल्याण चंद पहले तो उनसे युद्ध करते हैं, उसके बाद जब वो युद्ध हारने लगते हैं तो वो गढ़वाल में शरण लेते हैं और गढ़वाल में शासक थे प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह से जब कल्याण चंद शरण मांगने आते हैं तो प्रदीप शाह उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपनी सेना और कल्याण चंद की सेना, मतलब कि कल्याण चंद और प्रदीप शाह दोनों की संयुक्त सेना मिलकर के रोहिलों के साथ युद्ध करती है। हम उत्तराखंड के इतिहास में पहला ये वाकया देखेंगे जब कुमाऊं और गढ़वाल की सेना संयुक्त रूप से किसी और के साथ युद्ध करती है, वरना हमने मोस्टली क्या देखा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के शासक आपस में ही लड़ते रहते थे। बल्कि प्रदीप शाह के जो पिता थे, जो हम कह रहे हैं फतेहपति शाह, ये वो शासक थे जिनके टाइम पीरियड में कुमाऊं का सबसे ज़्यादा गढ़वालियों के साथ युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा इनके बीच में युद्ध होता है। लेकिन ये पहला दौर आता है जब ये दोनों संयुक्त रूप से रोहिलों के साथ युद्ध करते हैं। जब रोहिलों के साथ युद्ध होता है तो संयुक्त सेना होने के बावजूद ये लोग हार जाते हैं और रोहिले जीत जाते हैं। इवन कहा जाता है कि रोहिलों ने जो कुमाऊं के चंद्रवंश की उस टाइम राजधानी अल्मोड़ा थी उस पर भी अधिकार कर लिया था। तो संयुक्त सेना होने के बावजूद ये हार जाते हैं और रोहिले जीत जाते हैं। तो रोहिले यहाँ पर जो कल्याण चंद था उसके साथ एक संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संधि के तहत रोहिलों ने बात कही कि जितना भी उनका खर्च हुआ है, मतलब जितना भी पैसा उनका कुमाऊं पर आक्रमण करने में खर्च हुआ है, वो उसका मुआवजा रोहिलों को दे दे। कौन? कल्याण चंद। तो वो लगभग मांगे गए थे उस टाइम पीरियड में 3 लाख रुपए। लेकिन कल्याण चंद के राजकोष में इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें पैसा दे पाए। तो फिर से कल्याण चंद मदद मांगते हैं प्रदीप शाह से और प्रदीप शाह अपने राजकोष से 3 लाख रुपए रोहिलों को दे देते हैं। तो इस तरह से ये युद्ध इस संधि के तहत समाप्त हो जाता है। लेकिन दोबारा से क्या होता है? 1757 में जो रोहिले होते हैं वो गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं और गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। गढ़वाल के जो दून वाला हिस्सा था वहाँ पर आक्रमण किया जाता है और रोहिलों का उस टाइम सरदार जो सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था नजीब खां। नजीब खां देहरादून क्षेत्र में आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। तो कुछ समय तक जो नजीब खां था वो देहरादून पर मतलब वहाँ की रियासत को चलाता है, उसे चलाता है। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद दोबारा से प्रदीप शाह नजीब खां पर आक्रमण करते हैं और नजीब खां इस युद्ध में हार जाता है और दोबारा से जो देहरादून क्षेत्र था वो प्रदीप शाह के अधीन हो जाता है, वो दोबारा से उसे जीत लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो प्रदीप शाह के कार्यकाल में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मेधाकर शास्त्री। मेधाकर शास्त्री के द्वारा एक यहाँ पर रचना की जाती है जिसका नाम था रामायण प्रदीप, और जो ये रचना थी ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। उसके अलावा यहाँ पर मौलाराम थे जो कि आपको पता होगा कि एक चित्रकार थे। तो मौलाराम के द्वारा प्रदीप शाह का एक चित्र भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कि पिछली वीडियो में हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं उसे। व्यक्ति का नाम था पुरिया नैथानी, जिन्हें कि गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। उसके अलावा गढ़वाल का नाना फड़नवीस भी कहा जाता है। तो नाना फड़नवीस की भांति जो प्रदीप शाह था, प्रदीप शाह की रक्षा की थी पुरिया नैथानी ने 5 भाई कठैतों से, जिन्हें पंच भैया कठैत भी कहा जाता है या फिर इन्हीं के काल को कठैत गर्दी भी कहा जाता है। तो इनकी हत्या पुरिया नैथानी ने की थी और अगर पुरिया नैथानी के द्वारा इनकी हत्या नहीं की जाती तो ये लोग प्रदीप शाह की हत्या करके स्वयं शासक बन जाते। इसीलिए पुरिया नैथानी को गढ़वाल का नाना फड़नवीस भी कहा जाता है। अगला जो शासक था 52वां ललित शाह, उसका नाम था
1772 से और 1780 तक उन्होंने शासन किया। इससे पहले दोस्तों जो हमने लास्ट पढ़ा था प्रदीप शाह, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट गया था, वो है कि प्रदीप शाह के द्वारा जो इनके अधीन राज्य पड़ता था देहरादून, तो प्रदीप शाह ने जो देहरादून था उसकी राजधानी चेंज की थी। पहले इसकी राजधानी थी नवादा, जो हमने कर्णावती के टाइम पीरियड में भी पढ़ा था कि भाई नवादा में कर्णावती का जो महल है उसके अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं। तो देहरादून की राजधानी नवादा से और स्थानांतरित की गई धामूवाला। तो ये कार्य किसने किया था? प्रदीप शाह द्वारा। प्रदीप शाह द्वारा देहरादून की राजधानी नवादा से धामूवाला में स्थानांतरित की गई थी। अब अगला शासक पढ़ते हैं ललित शाह। ललित शाह के बारे में देखें तो इनके कुछ सिक्के मिले हैं जो अभी भी उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ म्यूज़ियम है वहाँ पर इनके 2 सिक्के रखे गए हैं। उसके अलावा ललित शाह के पुत्रों की हम बात करें तो ललित शाह के 4 पुत्र थे। पहला प्रद्युमन शाह, दूसरा जय कीर्ति शाह, तीसरा पराक्रम शाह, चौथा प्रीतम शाह। जो ललित शाह थे वो मोस्टली अपने इन पुत्रों की वजह से ही चर्चा में रहे हैं। ललित शाह जब गढ़वाल पर शासन कर रहे थे तो इसी के समकालीन जो कुमाऊं में चंदवंश चल रहा था, चंदवंश में थे राजा दीपचंद। अब दोस्तों कुछ इस तरह से हुआ कि जो दीपचंद थे, दीपचंद की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियों में से जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो दीपचंद की सत्ता में धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगी थी। तो उन्होंने सत्ता में हस्तक्षेप करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहन सिंह रौतेला, जो कि कुमाऊं में दीपचंद की सेना में नियुक्त था, तो दीपचंद की पत्नी के द्वारा इस मोहन सिंह रौतेला को कुछ अधिक शक्तियां दी गई थी, या मतलब बड़े पदों पर बिठाया गया, जिसके कारण ये मोहन सिंह रौतेला भी रानी के साथ दीपचंद की सत्ता में इंटरफेयर या हस्तक्षेप करने लगा, क्योंकि इसके पास अब पावर आ चुकी थी। तो इसी पावर का यूज़ करते हुए मोहनचंद कुछ टाइम बाद क्या करता है कि दीपचंद तथा उनकी पत्नियों की हत्या कर देता है। जब वो दीपचंद और उसकी पत्नियों की हत्या करता है तो वो यहाँ पर कुमाऊं की राजगद्दी में बैठ जाता है और अपना नाम रखता है मोहनचंद। तो ये जो एक सैनिक होता है वो कुमाऊं में तख्ता पलट कर देता है और राजा रानी की हत्या करके स्वयं शासक बन जाता है। वैसे ही हमने जब चंदवंश पढ़ा था तब उस टाइम पर हमने डिटेल में वहाँ पर पढ़ा था। तो जब मोहनचंद राजा बन जाता है, अभी अपने नाम के आगे चंद इसलिए लगाता है क्योंकि कुमाऊं की जनता ये थी कि अगर कोई गैर चंदवंशीय व्यक्ति वहाँ पर शासक बनता था तो वो विद्रोह कर लेते, तो इसलिए ये मोहनचंद नाम से कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब हमने जब चंदवंश को स्टार्ट ही किया था, चंदवंश का जो पहला शासक सोमचंद पड़ा था, तो सोमचंद में ही हमने पढ़ा था कि भाई सोमचंद के द्वारा जो उनके राज्य में उच्च जातियां थी उसमें जो सबसे प्रमुख थी वो जोशी थी। जोशी जाति के लोगों को अपना दीवान, प्रधानमंत्री ऐसे उच्च पदों पर आसीन किया गया था। तो उसी कड़ी में दीपचंद के कार्यकाल में इनके कार्यकाल में एक जोशी रहते थे जिनका नाम था हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव, देखिए अभी हम आगे हर्षदेव जोशी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब अहम रोल रहा है उत्तराखंड को जोड़ने में, या फिर जो गढ़वाल कुमाऊं का था उसको तोड़ने में। गढ़वाल का विभीषण भी कहा जाते हैं, आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल समझते हैं कि जब मोहन सिंह रौतेला मोहनचंद नाम से कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठ जाता है तो जो हर्षदेव जोशी होते हैं वो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, जोशी और रौतेला जाति के लोग एक दूसरे के अगेंस्ट थे, क्योंकि कुमाऊं की जो सत्ता थी वहां पर उच्च स्थान रखते थे और ये दोनों एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट रहते थे। उनके बीच में युद्ध चलता रहता था, आंतरिक कलह होता रहता था। तो जोशियों ने क्या किया, हर्षदेव जोशी ने अपने साथ कुछ अन्य जाति के लोगों को मिलाया, या फिर जो जोशी समुदाय के लोग थे उन्हें मिलाया और न्योता भेजा गया ललित शाह को।
ललित शाह को न्योता भेजा गया कि वो आकर के कुमाऊं पर आक्रमण करें, क्योंकि ललित शाह गढ़वाल के शासक थे। तो हर्षदेव जोशी द्वारा ललित शाह को न्योता भेजा जाता है कि वो कुमाऊं पर आक्रमण करें। तो ललित शाह क्या करते हैं, जो इनके बड़े पुत्र होते हैं, नाम था प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह तथा ललित शाह एक विशाल सेना लेकर के कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और कुमाऊं की राजगद्दी पर उस टाइम बैठा था मोहनचंद। तो मोहनचंद और प्रद्युमन शाह तथा ललित शाह, मोहनचंद और प्रद्युमन, ललित शाह और प्रद्युमन शाह, इन दोनों लोगों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे जाना जाता है बगवाली पोखर के युद्ध नाम से। लगभग 1779 के आसपास ये युद्ध होता है। तो बगवाली पोखर का युद्ध होता है ललित शाह और मोहनचंद के बीच में, और इस युद्ध में मोहनचंद हार जाता है और ये यहाँ से भाग करके कहीं अन्य स्थान पर उत्तर प्रदेश में जाकर के छिप जाता है। तो गढ़वाल में तो ललित शाह शासक थे। अब कुमाऊं की राजगद्दी खाली हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर जो मोहनचंद वहाँ का उस टाइम शासक था वो वहाँ से भाग जाता है। तो उसके बाद हर्षदेव जोशी तथा जो इसके अन्य साथ इसके सहयोगी रहे होंगे, ये ललित शाह से आग्रह करते हैं कि वो प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठा दें। तो ललित शाह अपने बेटे प्रद्युमन शाह से विचार विमर्श करते हैं और प्रद्युमन शाह इस बात को लेकर के एग्री हो जाते हैं कि हाँ वो कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठेंगे। बात फिर से वही आती है कि अगर कोई गैर चंद्रवंशीय व्यक्ति कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठता तो कुमाऊं के लोग वहां पर विद्रोह कर देते राजा के खिलाफ। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकाला जाता है कि जो यहाँ के एक्चुअल में राजा थे, कौन, दीपचंद। तो कहा गया कि जो प्रद्युमन शाह हैं वो प्रद्युमन चंद के रूप में कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठेंगे और प्रद्युमन चंद उन्हें मिला दीपचंद से, मतलब कि वो दीपचंद के दत्तक पुत्र, दीपचंद के दत्तक पुत्र के नाते वो कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठते हैं। दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, अर्थात दीपचंद ने प्रद्युमन चंद को गोद लिया और कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठा दिया, कुछ इसका ये मतलब निकला। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रद्युमन शाह जो एक्चुअल में गढ़वाल के शासक थे वो चले जाते हैं कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और प्रद्युमन चंद नाम से राजगद्दी पर बैठते हैं। और गढ़वाल में अभी भी इनके पिता जो ललित शाह थे वो गढ़वाल के शासक थे। तो हम देखने को हम क्या देखते हैं कि एक गढ़वाल का व्यक्ति जाकर के कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठ जाता है। आगे जाकर के हम देखेंगे जो प्रद्युमन चंद है वो गढ़वाल की राजगद्दी पर भी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रद्युमन शाह या प्रद्युमन चंद हम कह लें, वो एकमात्र व्यक्ति था जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह प्रशासन जिन्होंने किया था, दोनों के राजा रहे हैं। वो अभी आगे और क्लियर हो जाएगा ये। तो ललित शाह प्रद्युमन चंद का राज्याभिषेक करते हैं वहाँ पर और उनको राजगद्दी पर बिठा देते हैं। और उनको राजगद्दी पर बिठाने के साथ साथ जो उनका सेनापति थे वो बनाए गए हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी। या अजय रावत की बात करें हम तो अजय रावत में इनका नाम हरकदेव जोशी लिखा गया, दोनों एक ही व्यक्ति थे ये। तो प्रद्युमन चंद वहाँ के शासक हो जाते हैं और जो कि प्रधानमंत्री बनते हैं वो हर्षदेव जोशी बनते हैं। तो यहाँ पर ये तो कुमाऊं का मैटर हो गया। अब गढ़वाल में ललित शाह जब उनका राज्याभिषेक करवा देते तो वापस गढ़वाल जा रहे होते हैं। तो कुमाऊं से जब वो गढ़वाल आ रहे होते हैं तो एक जगह पड़ती है बीच में दुलड़ी। तो कहा गया दुलड़ी नामक स्थान में ललित शाह की मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि गढ़वाल का वह कौन सा शासक था जिसकी दीपावली के दिन मृत्यु हो जाती है, तो आंसर था उपेंद्र शाह। वैसे ही पूछा जा सकता है कि गढ़वाल का वह कौन सा शासक था जिसके मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाती है, तो आंसर है ललित शाह और वो जगह थी दुलड़ी, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि कुमाऊं की जो राजगद्दी थी वहाँ पर प्रद्युमन चंद शासन कर रहे थे और ललित शाह की मृत्यु के बाद जो गढ़वाल की राजगद्दी थी वो खाली हो चुकी थी। इसके बाद गढ़वाल के सिंहासन पर बिठाया जाता है जयकृत शाह को। तो इन जयकृत शाह को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो अभी हमने पढ़ा कि अभी हमने कुमाऊं का इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने केवल आपको कोरिलेट करवाया कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपने कुमाऊं का नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो जरूर देखिए, वहाँ पे मतलब सारी डिटेल में ये सब कुछ मैंने करवाया है। तो जिन बच्चों को टॉपिक समझ नहीं आ रहा है एक बार वो चंद्रवंश की वीडियो जरूर देखें, तो आपको फिर ये टॉपिक यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 2-3 शासक पढ़ लिए हैं। पहला उपेंद्र शाह, दूसरा
प्रदीप शाह और तीसरा ललित शाह। ललित शाह के बाद जो अगले शासक बनते हैं गढ़वाल में वो जयकृत शाह बनते हैं। तो जयकृत शाह को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।